So, guys, welcome back to AS Business 9609. We start with the PLC, Public Limited Company, one of the legal structure. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे कल की क्लास का एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड सो दैट यू कैन कोप अप इजीली. तो हमारे पास जो लास्ट क्लास थी जिसके अंदर वी आर डन विद दैट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी. कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और पीएलसी को हम समझ रहे थे. So first of all, we understood कि what is the reason of forming a private to public limited company. कि क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक पीएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होती है इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक और सबसे पहला रीज़न हमारे पास ये था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर देयर इज़ अ लिमिटेशन कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती एंड 40 मेंबर्स कैन बिकम द शेयर होल्डर्स. तो आप ज़्यादा शेयर होल्डर्स को टारगेट नहीं कर सकते टू रेज फाइनेंस. तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे सोलाइसिटर, वन ऑफ द पर्सन हु इज़ द एडवाइज़र हु एडवाइसेस अस, हु प्रोवाइड्स अ सजेशन, उसने कहा कि आप अपना लीगल स्ट्रक्चर चेंज कर दें और आप प्रोसेस ऑफ फ्लोटेशन को फॉलो करें. नाउ व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ फ्लोटेशन? दैट इज़ टू कन्वर्ट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन ऑर्डर टू रेज मोर फाइनेंस. Then we discuss कि what is the process of flotation, what are the steps that we need to follow. तो हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले स्टेप के अंदर यू हैव टू प्रिपेयर टू डॉक्यूमेंट्स एज अ लीगल फॉर्मेलिटी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व, गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी, गवर्नमेंट रजिस्टर करेगी आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, फिर आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी. इट मीन्स नाउ द शेयर्स आर अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक and the government is going to advertise the shares. And this is how the public limited company is going to issue the shares. And the first time when the company issues the share, it is known as initial purchase offer. कि initially हम company shares issue कर रही है. And when the company issue the shares, the company raises the finance and this finance is known as share capital. And whenever we issue the shares, तो उसकी हमें publishing cost फेस करनी पड़ती है और हम जितने शेयर्स इशू करते हैं उतना कंट्रोल कंपनी का हाथ से हमारे जाता रहता है. सो दिस वॉज द केस और ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर. अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास. अब हमारे पास यहाँ पे एक इंडिविजुअल ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपनी के अंदर, जिसके पैसों पे कंपनी चलती है. दे आर द फाइनेंसर्स, दे आर द इन्वेस्टर्स, दे बाय द शेयर्स, सो दे आर द वन हु प्रोवाइड द फाइनेंस टू द कंपनी. तो इस उनको कहा जाता है हमारे पास शेयर होल्डर्स. And shareholders are known as the most important stakeholders of the company. अब सर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? इट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप जो कि हम आगे पढ़ेंगे. टॉपिक भी हमारा कि नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं. शेयर होल्डर्स आर वन ऑफ देम एंड शेयर होल्डर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर. क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड द फाइनेंस. शेयर होल्डर आर द इन्वेस्टर्स, दे आर द फाइनेंसर ऑफ द कंपनी जिसकी बेसिस पे कंपनी रन होती है. तो दैट्स वाई दे हैव द इंपॉर्टेंस. अगर ये फाइनेंस नहीं, अगर ये शेयर्स बाय नहीं करेंगे सो कंपनी कैन नॉट रेज द फाइनेंस. तो अब सर शेयर होल्डर्स जब हमारे पास होते हैं तो दे हैव द शेयर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्स. शेयर्स का मतलब क्या होता है हमारे पास? शेयर्स का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप. जिस भी इंडिविजुअल बंदे के पास कंपनी के शेयर होंगे उसका मतलब यह है कि उसके पास ओनरशिप है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर शेयर इज अ प्रूफ दैट यू हैव bought the shares and you have the certificate of ownership. And when you have the certificate of ownership, that means that you are the shareholder, you are the owner. तो हमारे पास ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्या हम इसको कह सकते हैं कि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? यस, बिकॉज दे हैव द शेयर्स. तो अब शेयर होल्डर्स जब कंपनी के अंदर शेयर्स बाय कर रहे हैं तो नाउ दे हैव सम rights and they have some objectives to achieve. They have some rights and they have some objectives to achieve. That's why they become the shareholder of a company. So we are going to discuss the right at the first place, then we are going to discuss the objectives के shareholder के क्या rights क्या हक होते हैं and how the company is accountable to them as well. And then we are going to discuss the objectives कि why the shareholders buy the shares of the company and then the then the remaining features of the company. तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राइट पे. द राइट नंबर वन. नाउ व्हाट इज राइट नंबर वन? राइट नंबर वन इज टू गेट
कम्युनिकेटेड। नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आप मुझे एक चीज़ बताएं, लॉजिकल एक चीज़ बताएं। आप किसी बंदे को पैसे देते हैं और उसके पास पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या वो बंदा आपको अकाउंटेबल, आंसरेबल नहीं है अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड? ऑब्वियसली ही इज़। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप उससे पूछेंगे तो सही ना कि मेरे पैसों का करा क्या। सो दिस इज द केस विद द शेयर होल्डर्स एज वेल। व्हेन द शेयर होल्डर्स प्रोवाइड द फाइनेंस टू द कंपनी, तो यहाँ पे द कंपनी बिकम्स अकाउंटेबल एंड दे नीड टू कम्युनिकेट कि व्हाट हैव दे डन विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे होता क्या है हमारे पास, कि हमारे पास एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इट्स वन ऑफ द मीडियम थ्रू विच द शेयर होल्डर्स आर इन्फॉर्म्ड एंड दे आर कम्युनिकेटेड। एक तो हमारे पास है दैट इज नोन एज एनुअल जर्नल मीटिंग। अब सर एनुअल जर्नल मीटिंग क्या है? एनुअल जर्नल मीटिंग में आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारी कॉलेजेस के अंदर भी एनुअल जर्नल मीटिंग होती है। जीएसएम कहते हैं, जर्नल स्टाफ मीटिंग है। हर साल सेशन शुरू होने से पहले जो कॉलेज के डायरेक्टर्स हैं, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के जो टीचर्स हैं, दे आर गोइंग टू होल्ड अ मीटिंग इन विच दे आर गोइंग टू डिस्कस द एजेंडा के अपकमिंग ईयर का जो एजेंडा है, या अपकमिंग ईयर के अंदर हमारे जो प्लान्स हैं, अपकमिंग ईयर के जो टारगेट्स हैं, और जो प्रीवियस ईयर की जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, कैसी थी। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी एजीएम के अंदर हमारे पास होता है कि एक साइड पे हमारे पास बैठे होते हैं सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो कि ओनर्स हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के मैनेजर्स। अब सर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि डे टू डे डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हैं। दे आर द कंट्रोलर ऑफ द कंपनी, दे आर द डिसीजन मेकर ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नोन एज द पीपल जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के उसके बारे में सोचते हैं, कंपनी के प्लान्स को डिस्कस करते हैं, कंपनी के प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स को और मैनेजर्स को कम्युनिकेट करेंगे कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि कंपनी ने क्या अचीवमेंट करी हैं, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स क्या हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या था, इस साल प्रॉफिट क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट द कंपनी हैज़ जनरेटेड, कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस फेस करी, कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है। दैट इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नंबर टू, हमारे पास यहाँ पे सोशल अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, या फिर कह सकते हो कि हमारे पास सोशल रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। अब सर सोशल रिपोर्ट्स क्या हैं? सोशल रिपोर्ट्स हैं कि कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस इनकॉर्पोरेट सोशल एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनटू देयर ऑपरेशंस। अब सर मतलब क्या है? आज एग्जांपल लेते हैं। लास्ट ईयर आई वाज स्क्रॉलिंग, तो हमारे पास, आपने नाम तो सुना होगा, अंबानी, रिलायंस। तो मुकेश अंबानी वॉज लाइव एंड ही वॉज कंडक्टिंग एजीएम लाइव ऑन द चैनल और द पेज। उसके अंदर वो कम्युनिकेट कर रहे थे कि हमने इस साल इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी है थ्रू आवर बिजनेस, हमने इस साल अपने पर्टिकुलर प्रोडक्शन से इतने अमाउंट ऑफ वो कम किया है, एमिशन ऑफ गैसेस एंड स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम किया है, हमने इस पर्टिकुलर अपने बिजनेस से इतने नंबर ऑफ ट्रीज को सेव किया है। तो ये क्या है? ये है सोशल रिपोर्ट कि हाउ एथिकली द बिजनेस इज ऑपरेटिंग, और जो सोशल फैक्टर्स हैं वो कितना वो कंसिडर कर रहे हैं, हाउ मच सोशली रिस्पॉन्सिबल द बिजनेस इज। दैट इज नोन एज सोशल रिपोर्ट। तो ये भी कम्युनिकेट किया जाता है कि बिजनेस कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, बिजनेस कितनी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, बिजनेस ने कितने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, और कितनी जो पॉल्यूशन हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या बिजनेस ने किया, ये सब कुछ भी कम्युनिकेट किया जाता है। तो दिस इज हाउ द कंपनी इज अकाउंटेबल सोशली टू द शेयर होल्डर्स एज वेल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि बहुत एथिकल होते हैं, दे डो नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। वो सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते जो सोशल डैमेज क्रिएट कर रही है, इकोलॉजिकल डैमेज क्रिएट कर रही है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू कम्युनिकेट द सोशल परफॉर्मेंस एज वेल। और अगर हम ये कम्युनिकेट करते हैं, सोशल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो अगेन इट इज़ अ बेनिफिट एज वेल कि इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एंड improve our brand name and image in the market as well amongst the shareholders, amongst the investor.
और इसके बाद हमारे पास थर्ड वन है, दैट इज नोन एज लीगल कंप्लायंस, कि हमारे ऊपर जो पर्टिकुलर लॉज अप्लाई होते हैं, हाउ मच लॉज वी हैव फुलफिल्ड एंड हाउ मच वी लीगली ऑपरेट, और कितना हम लीगली यहाँ पे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं इनटू द ऑपरेशन। हम मिनिमम वेज रेट पे कर रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो चेंजेस लेकर आती है इन द लॉज उसको हम अडॉप्ट कर चुके हैं। सो ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी कम्युनिकेटेड। तो जैसे बीइंग एन इन्वेस्टर, आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट पर्सन इज अकाउंटेबल टू यू, सो दिस इज हाउ द कंपनी इज अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स एज वेल, एंड इट्स अ राइट ऑफ द शेयर होल्डर बिकॉज दे हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट एंड दे हैव बॉट द शेयर। सो दिस इज नोन एज राइट नंबर वन। और अगर आपने एजीएम अटेम्प्ट नहीं करी, बीइंग अ शेयर होल्डर यू हैव मिस दिस पर्टिकुलर एजीएम, तो कंपनी इज गोइंग टू प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट, और इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी इज गोइंग टू अटैच अकाउंट्स, द गवर्नमेंट, द कंपनी इज गोइंग टू कम्युनिकेट एंड गवर्नमेंट कंपनी सॉरी अगेन इज गोइंग टू अटैच ऑल द थिंग्स दैट वर डिस्कस इन द एजीएम। तो एनुअल रिपोर्ट हर साल कंपनी प्रिपेयर करती है फॉर द शेयर होल्डर्स, और इवन उनकी पब्लिश वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है, दैट द शेयर होल्डर्स कैन लुक इनटू इट। और गवर्नमेंट और जो जो कनेक्टेड लोग हैं विद द कंपनी, दे कैन लुक एट द एनुअल रिपोर्ट इन ऑर्डर टू गेट कम्युनिकेटेड कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फ्यूचर के क्या टारगेट्स हैं, सोशल रिपोर्ट्स क्या हैं, लीगल कंप्लाइंसेस क्या हैं। नाउ सेकंड, मूविंग अहेड, हमारे पास द राइट नंबर टू, and this particular right number 2 is going to be a conflict later, long term पे later on it is going to be considered as a conflict भी, वो हम डिस्कस करेंगे। now what is right number 2, let's discuss। right number 2 का मतलब क्या है हमारे पास, that is to vote and to elect। now what is elect and vote, elections हो रहे हैं, yes, elections होंगे हमारे पास कंपनी के अंदर, और जो शेयर होल्डर्स हैं दे हैव अ राइट एंड दे हैव अ राइट टू इलेक्ट। होता क्या है, कैसे होता है, आजा समझते हैं। पब्लिक लिमिट कंपनी एक इवेंट कंडक्ट करती है, एज वी डिस्कस, दैट इज नोन एज एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। एंड इन दिस एनुअल जर्नल मीटिंग द कंपनी होल्ड द इलेक्शंस एज वेल। और इस इलेक्शंस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी के इलेक्शंस में क्या होता है, स्कूल एंड कॉलेजेस के इलेक्शंस में क्या होता है, या फिर गवर्नमेंट के इलेक्शंस में क्या होता है। गवर्नमेंट के इलेक्शन में जो सिटीज़न होते हैं, वहाँ पे जो हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, नॉमिनीज़ होते हैं, उसमें से इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारे पास डिफरेंट मिनिस्टर्स, और डिफरेंट हमारे पास हलकों के जो नाजिम वगैरह होते हैं, वो सब मेयर्स वगैरह इलेक्ट किए जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एजीएम इज़ कंडक्टेड। और इस एजीएम के अंदर हमारे पास होते हैं इलेक्शंस। और इन इलेक्शंस के अंदर हमारे पास होता क्या है, इस इलेक्शंस के अंदर हमारे पास ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स यहाँ पे करते हैं पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट करते हैं और वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नाउ सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, सीईओ, सीएफओ, जो एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी होते हैं, सीज जो पोस्ट होती हैं, चेयरमैन, वो वाले, ये वो लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, स्ट्रैटेजिस में इन्वॉल्व होते हैं। आज फर्दर इसको ज़रा समझते हैं हमारे पास। मुझे एक बात बताएं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास बहादराबाद इज़ वन ऑफ द एरिया इन कराची, और वहाँ पे हमारे पास वन ऑफ द बैंक इज ब्रांच ऑफ द बैंक इज़ मीज़ान बैंक। मैं वहाँ पे जाता हूँ और मीज़ान बैंक का एटीएम इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, तो एटीएम इज़ आउट ऑफ ऑर्डर एट दैट टाइम। मैं क्या करूँगा, मैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के मैनेजर को जाके कंप्लेन करूंगा, और आई एम गोइंग टू मेक अ कॉल टू द सीईओ ऑफ द मीज़ान बैंक कि हाँ भाई, बहादुराबाद ब्रांच का एटीएम नहीं चल रहा, काम सही तरीके से करो। ही इज़ गोइंग टू रिसीव अ कॉल एंड ही इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि हाँ, मैं सीईओ हूँ ऑफ द कंपनी और ये मेरा काम नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर, स्ट्रैटजीज, ग्रोथ प्लान्स के अंदर इन्वॉल्व होता हूँ, ये बहुत ऊपर लेवल की पोस्ट पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम यह है कि मुझे देखना है कि टॉप 5 ब्रांचेस कौन सी हैं, टॉप 5 कस्टमर्स मीज़ान बैंक के कौन से हैं, कंपनी के आगे के फ्यूचर के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, क्या नई इनोवेशन लेकर आनी है, क्या किसी बैंक को टेक ओवर करना है कि नहीं, ये सारे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मेकिंग के अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ।
क्योंकि मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। तो ये जो छोटे मोटे सारे डे टू डे डिसीजन मेकिंग होती है और जो छोटे छोटे डे टू डे कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं, इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मैनेजर। वो मैनेजर्स होते हैं जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में और फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। एंड वाई दे आर गोइंग टू इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? कि हमारे पैसे हैं एंड वी आर गोइंग टू चूज एंड वी आर गोइंग टू इलेक्ट कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द फेस ऑफ आवर कंपनी एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू रन आवर कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद तो सारे काम नहीं करेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गोइंग टू अपॉइंट किसको? मैनेजर्स को फॉर डे टू डे डिसीजन मेकिंग। And these managers will control and will take the day to day decision of the company. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि मैनेजर्स कंट्रोल करते हैं और शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर हैं और मैनेजर कंपनी को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी हैव अ ड्रॉबैक कि इट इज गोइंग टू बी अ डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। कि शेयर होल्डर ओनर्स तो हैं बट दे आर नॉट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग। वो सिर्फ कंपनी को ओन करते हैं बाय बाइंग द शेयर्स, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग। लेट्स कंपेयर इट विद द सोल ट्रेडर इन पार्टनरशिप। सोल ट्रेडर के अंदर द बिजनेस इज ओन बाय मी, आई कंट्रोल द बिजनेस, आई ओन द बिजनेस एंड आई एम गोइंग टू इन्वॉल्व एंड आई एम गोइंग टू टेक द डिसीजन माई सेल्फ। In partnership, I have the ownership and I have the control as well. But in public limited company, shareholder are just the owners. जैसे let's suppose I am the investor of the stock market, मेरे पास number of company के shares हैं, तो क्या रोज जाके मैं कंपनी के डिसीजंस ले रहा हूँ? नो, आई एम जस्ट बॉट द शेयर्स। जब प्रॉफिट होता है मुझे मिल जाता है, जब मुझे शेयर्स बेचने होते हैं मैं बेचता हूँ, जब मुझे बाय करने होते हैं मैं बाय कर रहा हूँ। दिस केस सिंपल केस है। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग। So we need to understand that divorce between ownership and control is one of the major drawback of the shareholder or the shareholder of a public limited company कि they are just the owners, they are not involved in day to day decision making. तो उनके पास एक right तो है that they can elect the board of director, that's the only right they have, that's it. But they cannot be involved in day to day decision making just like a sole trader in partnership. So it's a drawback of being a shareholder of a public limited company. So these are the basic rights of the shareholders of a public limited company. Now we are heading towards the objectives. Okay, why the shareholders buy the shares? What are the objectives of the shareholders and why they do become the shareholder? तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर का हमारे पास है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट। एंड द सेकंड वन इज नोन एज इंक्रीज इन शेयर प्राइस। ये दो चीजें, increase in share price and the second one is known as profit. It's very clear. अब सर होता क्या है हमारे पास? इंक्रीज इन शेयर प्राइस का मतलब क्या है हमारे पास? लेट्स सपोज एक्स इज द पर्सन, उसने 2020 के अंदर शेयर्स बाय करे एंड द शेयर वैल्यू इज $10 और उसने जो शेयर्स बाय करे हैं वो 1000 करें, तो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी हो गई? 10,000 हो गई। अब ईयर 2021 इज देयर, शेयर प्राइस उसकी इंक्रीज हो गई है 12 और उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स अभी भी कितने हैं? 1000। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होके 12,000 की हो गई। ये 2,000 से उसकी जो वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट है या उसका जो कैपिटल है वो बढ़ चुका है। तो इट इज़ नोन एज इंक्रीज इन शेयर प्राइस, जिसको दूसरी जबान के अंदर कहा जाता है कैपिटल गेन इन द बिजनेस लैंग्वेज। Okay, this is the amount of capital that you provided to the company by buying the shares after the performance of the company share price has been increased. So it means कि आपकी capital gain हो चुका है, revaluation in the investment है because of the increase in share price. So every investor, every shareholder expect that whatever the amount of investment they are going to make after a year or two or after some time, it is going to revalue, it is going to increase in value. हम प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आफ्टर अ ईयर और 2 ईयर दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड और प्लॉट इज गोइंग टू रीवैल्यू और दिस फ्लैट इज गोइंग टू रीवैल्यू और द ऑफिस इज गोइंग टू रीवैल्यू, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को कहा जाता है
डिविडेंड। होता क्या है हमारे पास, कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से पे करती है एक्सपेंसेस। आफ्टर पेइंग द एक्सपेंसेस कंपनी के पास बच जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में बैंक से लोन लिया हुआ तो इंटरेस्ट पे करेगी, कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। आफ्टर पेइंग द टैक्स, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नाउ द रिमेनिंग अमाउंट, सम ऑफ द अमाउंट विल बी कैप्ट एज अ रिजर्व, सेफ फंड्स के अंदर, रिजर्व्स के अंदर ऐड कर देंगे। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है ऑफ द प्रॉफिट दैट द कंपनी हैज जनरेटेड एनुअली थ्रू आउट द ईयर, जो परफॉर्मेंस थी, चाहे वो टोयोटा गाड़ियां बना के कर रहा हो, जो भी बिजनेस जो एक्टिविटी कर रहा है, उससे जो प्रॉफिट दे हैव जनरेटेड, नाउ द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर। तो जो डिविडेंड है दैट इज नोन एज शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट ईच शेयर होल्डर गेट्स अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो नाउ ईच एंड एवरी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कि हमारा जो डिविडेंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा डिविडेंड है उसका मतलब क्या है कि दैट द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, एंड द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, दैट्स व्हाई दे आर अर्निंग द हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड दैट्स व्हाई दे आर गिविंग हायर डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट्स द हायर डिविडेंड्स फ्रॉम द कंपनी, दिस इज द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स व्हाई दे मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स। So these are the two objectives. Now, moving ahead, let's discuss some of the features of the public limited company. Number one, हमारे पास public limited company needs to publish their accounts, or you can say the financial statements. अब जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहाँ पे रजिस्टर होती है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहाँ पे अपने अकाउंट्स को पब्लिश कर देती है, इट्स ओपन फॉर ऑल, इवन दे अटैच द अकाउंट्स इन द एनुअल रिपोर्ट्स। तो दैट इज अ क्वेश्चन कि सर कोई प्राइवेसी कोई सिक्रेसी नहीं, नो, public limited company does not have any particular financial secrecy, just like sole trader partnership, sole trader के अंदर फॉर एग्जांपल इफ आई विजिट टू द रिटेलर, हाँ भाई क्या हाल है, शुक्र है, मैंने कहा कितने पैसे कमाते हो, तो क्या कहेगा, एम आई अकाउंटेबल टू यू, सामान लो और जाओ, दैट्स इट, सिंपल केस है, मुझे किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है, मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता हूँ, खत्म। बट इन दिस केस पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे यू आर फाइनेंशियली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स। अब सबको तो बताने तो आप अकाउंट्स अपने पब्लिश कर देते हैं, इवन यू अटैच योर अकाउंट्स इन द एनुअल रिपोर्ट कि पूरे साल की परफॉर्मेंस, इतना हमने डिविडेंड दिया, ये प्रॉफिट था, ये रेवेन्यू था, ये एक्सपेंसेस थे, ये टैक्सेशन फॉर द ईयर था, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी। तो पब्लिश देयर अकाउंट्स, तो इसका मतलब यहाँ पे देयर इज अ लॉस ऑफ फाइनेंशियल सिक्रेसी, नंबर वन। नंबर टू, public limited company needs to pay corporate tax। हमारे पास सोल ट्रेडर पार्टनरशिप को ये कॉर्पोरेट टैक्स पे नहीं करना पड़ता, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ये अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज अप्लाइड ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। तो हमारे पास ये कॉर्पोरेट टैक्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लीगली बाउंड टू पे द कॉर्पोरेट टैक्स टू द गवर्नमेंट, नंबर टू। नंबर थ्री, लॉस ऑफ रिटेन कंट्रोल। एज वी डिस्कस कि जब मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं तो इसका मतलब आई एम गिविंग द ओनरशिप, लेट्स टेक एन एग्जांपल विद द सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर आई वाज द सिंगल ओनर ऑफ माय बिजनेस, आई वेलकम्ड अ पार्टनर, नाउ ही ओन्स 50% ऑफ माय बिजनेस, अब बिजनेस मेरा नहीं इसका भी है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा 100% से कंट्रोल 50% पे आ गया, जैसे मेरी ओनरशिप 100% से 50% पे आ गई। तो वेन एवर द कंपनी इशू द शेयर्स, कंपनी लॉस और कंपनी लूजेज द रिटेन कंट्रोल जाता रहता है। और अगर ज़्यादा शेयर्स इशू हो गए तो इट विल लीड टू द टेक ओवर, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अब अगर 50% से ज़्यादा मेरे शेयर्स इशू हो गए सो इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ टेक ओवर, क्योंकि अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर या मेजॉरिटी हमारे पास क्या होता है, टेक ओवर कैसे होता है, व्हेन द कंपनी बाइज मोर देन 50% ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी, तो इसका मतलब वो मेजर शेयर होल्डर है, उसके पास ज़्यादा ओनरशिप है और कंपनी का कंट्रोल हाथ से चला जाएगा। नंबर फोर, कंपनी इज इन incorporated and the shareholders have limited
लाइबिलिटी इन इट। अब सर इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा था। सर लिमिटेड लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, लास्ट क्लास के अंदर वी डेवलप द होल कॉन्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। शेयर होल्डर्स की अपनी आइडेंटिटी है, कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है। लेट सपोज आई एम द शेयर होल्डर ऑफ अ पीएसओ। इट मीन्स आई हैव द शेयर्स एंड आई एम द ओनर, सर्टेन प्रोपोर्शन की ओनरशिप है मेरे पास। PSO has acquired the loan from a bank and the PSO fails to repay the amount of a loan. So now the PSO is going to pay and the PSO is going to be bankrupt and all. मेरे जो पर्सनल एसेट्स हैं वो रिस्क नहीं है क्योंकि मेरी अपनी आइडेंटिटी है और PSO कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है। तो इन द केस ऑफ द फेलियर ऑफ द रीपेमेंट द शेयर होल्डर्स आर नॉट बाउंड, द पर्सनल रिस्क इज नॉट इन्वॉल्व। बैंक उनके घर पे आके उनकी चीज़ों को लेके नहीं जाएगा, जो कि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में ऐसा ही होता है कि शेयर होल्डर्स नीड टू सेटल द डेट्स। लेकिन कंपनी के अंदर शेयर होल्डर सिक्योर है, उसके पर्सनल रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ अमाउंट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि मेरी जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स वो डूबेगी। तो लाइबिलिटी इज लिमिटेड, दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एट रिस्क, मेरे पर्सनल रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, पर्सनल एसेट रिस्क पे नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी वी हैव इन कॉर्पोरेशन एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। नंबर 5, मोर लीगल formalities and accountability and responsibility. मोर लीगल फॉर्मेलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे पेपर वर्क, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन पब्लिक लिमिटेड कंपनी का सबसे ज़्यादा है। एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट एज वेल। परफॉर्मेंस क्या रही, कैसे रही, अकाउंट्स बताने हैं, सोशल परफॉर्मेंस बतानी है, लीगल कंप्लाइंसेस, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी ज़्यादा है। सोल ट्रेडर के अंदर आई एम ओनली अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ द टैक्सेस एंड लॉस, दैट्स इट। मेरा अकेला पार्टनरशिप बिजनेस है, वो भी यही है कि आपस में पार्टनर्स हैं, वो एक दूसरे को शायद अकाउंटेबल होंगे और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होंगे कि टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे और लॉस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बट इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी यू आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, यू आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स, सबसे इंपॉर्टेंट। तो दैट्स वाई अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हाई इन दी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नंबर 6 हमारे पास, public limited company is the strongest legal structure amongst all when it comes to the finance. सर इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास सबसे ज़्यादा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। बैंक से लोन भी ले सकते हैं, अपना प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा है, शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल स्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहाँ पे फाइनेंसिंग कैसे कैसे कर सकती है, नाउ इट्स अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, फोकस करिएगा। एक हमारे पास मेथड ऑफ फाइनेंसिंग होता है विच इज़ नोन एज इक्विटी फाइनेंसिंग। कौन सी फाइनेंसिंग है? इक्विटी फाइनेंसिंग। And the other way of raising the finance is debt financing. अब सर व्हाट इज फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग का मतलब होता है अ प्रोसेस ऑफ रेजिंग कैपिटल और फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी का मतलब होता है कि व्हेन यू गिव द ओनरशिप अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लेट सपोज पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर दे गिव द ओनरशिप and this is how they raise the finance. Whenever the company issue the shares to the shareholders, shareholders are going to buy the shares and they are going to provide the finance to the company. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग भी कर सकती है। और डेट का मतलब हमारे पास ये होता है, डेट इज नोन एज द लाइबिलिटी। और डेट का मतलब हमारे पास है कि ये वो अमाउंट है जो कि आपको क्या करनी है, रीपे। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो इजीली बैंक से लोन भी ले सकती है। और जब आप बैंक से लोन लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि यू डू नॉट गिव द ओनरशिप टू द बैंक, यू बेसिकली एक्वायर इट एज अ लाइबिलिटी, जो कि आप वक्ती तौर पे साल 2 साल 5 10 साल के लिए लोन ले रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू पे आफ्टर द 5 10 years। एंड दिस इज हाउ यू रेज द फाइनेंस।
तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी डेट फाइनेंसिंग भी कर सकती है क्योंकि स्ट्रांग है, बड़ी कॉर्पोरेशन है, बैंक्स आर गोइंग टू प्रोवाइड दैम लोन इजीली क्योंकि वो चांसेस ऑफ रीपेमेंट भी हाई हैं एंड दे आर गोइंग टू पे द इंटरेस्ट। अब ये जो इक्विटी फाइनेंसिंग है और जो डेट फाइनेंसिंग है इसके अंदर एक और भी डिफरेंस है। इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर यहाँ पे आपको जो रिटर्न देना है ओनरशिप के अंदर शेयर होल्डर को, वो क्या देना है? डिविडेंड। और डिविडेंड क्या फिक्स्ड होता है? नो, डिविडेंड वेरीज। जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिटर्न होगा वो वेरिएबल होगा, कि आपको डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म करी है एंड व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट द कंपनी हैज अर्न। इन दैट केस यू आर गोइंग टू गिव द डिविडेंड। और यहाँ पे आपको शेयर होल्डर को ये अमाउंट रीपेमेंट भी नहीं करनी। सर रीपेमेंट नहीं करनी इसका मतलब हमारे पास, और जो शेयर होल्डर से आपने पैसे रेज करे हैं एज अ फाइनेंस, क्या आप उनको रीपे करने? नो, यू हैव गिवन द ओनरशिप। अब शेयर होल्डर शेयर्स अपने बेच दें किसी को भी, दैट्स इट। बट इन द केस ऑफ लोन आपको जो रिटर्न देना है वो इंटरेस्ट है अगेंस्ट द लोन दैट यू हैव एक्वायर्ड। और जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो फिक्स्ड होती है। Whatever the interest rate is set in an economy, you have to pay as a fixed interest to the bank against the loan that you have acquired. और साथ साथ आपको अमाउंट रीपेमेंट भी है इन्वॉल्व, कि आफ्टर 5, 10, 8 years you have to repay the amount of the bank loan to the bank as well. तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि यू आर रेजिंग अ फाइनेंस बाय गिविंग द ओनरशिप in which the return is variable and no repayment is involved. But in debt financing, you are acquiring the amount as a liability in which the amount return is fixed and you have to repay the amount of loan. So these are the two main methods of raising the finance that can be used by the company. Company को loan भी easily मिलता है, company equity financing भी कर सकती है. That's why the company is known as the strongest legal structure when it comes to the finance. So this is for the company.